Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. 22 करोड़ की आबादी के लिए उत्तर प्रदेश एक ऐसी ही दुनिया थी जो गुनाहों की गिरफ्त में छटपटा रही थी। आंकड़ों की किताबें बता रही थीं कि उत्तर प्रदेश के अपराधियों ने बाकी हिंदुस्तान को पीछे छोड़ दिया। उल्टा चोल कोतवाल डांट रहा है, शासन का जो राजा है वो उल्टा पॉइंट लगा रहा है, मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश 2017 में इस दर्द और दहशत से भरे दौर से उबरकर उम्मीदों के चिरागों को फिर से जलाने की कोशिश में उठ खड़ा हुआ। मैं आदित्यनाथ योगी इतना डर था, अगर छोटे ये बच्चियां, अगर कोई बच्चा बाई चांस रो जाए तो हो सकता है कि बच्चे की जिंदगी नहीं थी, हो सकता है उसे मार दे। इनका इतना आतंक है जी, गांव में तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब परेशान थे। सबकी धी बेटी को घर में खींच के करे थे जी। दूसरे का माल है, झपटे दूसरे आदमी मारे, जो मैं थोड़ा उसको बोल जाऊं तो मैं गोली मार देते हो। तड़पते यूपी को योगी आदित्यनाथ के उस तेवर का इंतजार था जो गुनाह की काली दुनिया के लिए काल बन सकता था। और योगी आदित्यनाथ ने अपराध के काले इतिहास की किस्मत का फैसला लिख दिया। जिन्होंने जमीनों पर कब्जा करके गरीब जनता के हक को मारने का प्रयास किया है, गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। ये योगी का जनता को वचन था और अपराधियों को इशारा कि वो या तो जेल में होंगे या जहन्नुम में। इसीलिए जब राज बदला तो फिर पुलिस का रिवाज भी बदला। पुलिस को उत्तर प्रदेश अपराधी मुक्त बनाने की छूट मिली तो सरकारी हथियारों से जंग हटाकर बदमाशों पर बारूद बरसाना शुरू कर दिया। जिनके डर से कभी जनता कांपती थी, आज वो अपराधी कांप रहे हैं। पेश होना है और मेरी इसके हिसाब से रिक्वेस्ट है कि मुझे गोली ना मारी जाए। ये खाकी का खौफ है जो थानों में ही नहीं अपराधियों की बातचीत में भी दिख रहा है। जरा आप 2 अपराधियों के बीच हुई इस बातचीत को सुनिए। प्रशासन, हाँ भैया एनकाउंटर करना तब के। अब अच्छा जी, परसों युवा एक तो इसका कर दिया। नोएडा 25,000 का इनाम है एक। भाई थोड़ा दूर है ना, दिल्ली में है ना। हाँ भाई दिल्ली में ही हूँ मैं तो, इसमें रहे और मैं ना किसी ऐसे मैटर में हाथ ले रहा है। 4-5 साल ना कैसे कैसे की तरह कटिए काट लो। बस हाँ भैया। हाँ जब तक ये योगी राज है, योगी के बात है, ये बात तो कर ली जाएगी भाई। बहन क्या हिसाब थोड़ा बढ़ाया। बिल्कुल भाई, मैं शांति से ही हूँ। ये तो सिर्फ 2 गुनहगारों के दिल में योगी के खौफ की एक तस्वीर है। योगी राज में उत्तर प्रदेश पुलिस के डर से ऐसे तमाम अपराधी नजर नीची करके दुबके हुए हैं। जरा एक और बातचीत सुनिए जिसमें एक बदमाश को पुलिस की गोली से बचने के लिए कोर्ट में पेश होने की सलाह दी जा रही है। मैं यूं कह रहा, जान बचा ले अपनी, तेरता में समझा रहा, पेश हो जा। मुझे जीना तो नहीं है, क्या करूँ मैं जी का। अरे मैं ते वाली कौन सी बात बताई तुझे? को कह उस पर, वो तो क्या उस पर, मेरा क्या मतलब है कहने का? उस पर एक तो क्या है शान के दौर है भाई, मेरे पुलिस है यो काले पनी पे भी काट ले। वो जब काट उस बात में तो नहीं कह रहा, गोली तो मारेंगे। जब से भगवाधारी योगी ने अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश का हठ योग साधा है, तब से बदमाश समझ गए कि कानून व्यवस्था की ताकत क्या होती है। अब अपराधी या तो जेल जा रहे हैं या अपराध से तौबा कर रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस ने 1 साल में 1339 एनकाउंटर किए हैं। इनमें 44 इनामी बदमाश मारे गए, 3140 बदमाशों को जेल भेजा गया, 188 के खिलाफ रासुका और गैंगस्टर एक्ट लगाया गया और 175 अपराधियों की 147 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इनमें ज्यादातर एनकाउंटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए हैं। यूपी में इन दिनों अपराधियों की खैर नहीं, क्योंकि योगी सरकार ने पुलिस को अपराध रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाने की खुली छूट दे रखी है, फिर चाहे वो हथकंडा एनकाउंटर ही क्यों ना हो। यूपी में अब तक 1000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं और अपराधी किसी तरह जान बचाने के रास्ते तलाश रहे हैं। नतीजा ये कि यूपी में क्राइम का सेंसेक्स क्रैश हो रहा है और कुछ इलाकों में तो महीनों से लूट तक नहीं हुई।
क्योंकि योगी राज का एक ही सूत्र है, गुनाह के बदले गोली। आखिर क्यों हो रहे हैं एनकाउंटर? क्या पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर सकती? वो कौन से हालात हैं कि पुलिस अपराधियों के हाथों में हथकड़ी पहनाने की बजाय अपने हाथों में हथियार उठाने को मजबूर हो जाती है? आइए देखते हैं बुलंदशहर में सोनू का एनकाउंटर आखिर किन हालात में हुआ। बुलंदशहर में पिछले 3 महीने में पुलिस 5 इनामी बदमाशों को ढेर कर चुकी है। इन मुठभेड़ों में 6 बदमाश घायल भी हुए हैं। बुलंदशहर में सोनू नाम के बदमाश ने पुलिस की नींद हराम कर रखी थी। वो 10 मामलों में जमानत पर था, लेकिन बुरे काम बंद नहीं किए थे। हाल ही में सोनू पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। हम जानना चाहते थे कि उस रात हुआ क्या था, इसलिए हम बुलंदशहर के एसएसपी मुनीराज और उनकी टीम को लेकर फिर से मुठभेड़ वाली जगह पहुंचे। एनकाउंटर को लेकर कोई कुछ भी सवाल उठाए, लेकिन बिना सही परिस्थिति को समझे उस एनकाउंटर को जायज या नाजायज समझाना सही नहीं होता है। हम इस वक्त उस पोजीशन पर मौजूद हैं जहां गैंगस्टर सोनू का बुलंदशहर में कुछ दिन पहले एनकाउंटर हुआ था, और ये ठीक वो जगह है जहां पर उसको पुलिस ने ट्रैप किया था, जहां पर सोनू पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। मैं आपको स्थिति समझाने की कोशिश करता हूं और आप फिर अंदाज़ा खुद लगाइएगा कि पुलिस किन परिस्थितियों में इस तरीके के एनकाउंटर्स को अंजाम देती है और पुलिस किन परिस्थितियों में होती है। मैं जिस पोजीशन पर हूं, सोनू यहां पर पहुंचा था अल्टीमेटली। यहां पर कैसे पहुंचा था वो भी हम आपको दिखाएंगे तस्वीर, लेकिन सामने की आप 2 पोजीशंस देखिए। एक जगह पर सीओ इस इलाके के जो हैं वो चार्ज लिए हुए अपनी टीम के साथ, और दूसरी पोजीशन पर एसएसपी खुद चार्ज लिए हुए थे अपनी टीम के साथ। और इन दोनों टीम के बीच में यही एक रास्ता था जहां पर सोनू जा सकता था। ये उसके पास आड़ थी। आप ये देखिए, ये पोजीशन अगर मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ तो सामने से मुझे कवर मिल जाता है आसानी से, और यहाँ से राइफल के साथ सोनू लगातार फायरिंग कर रहा था पुलिस के ऊपर। आलोक सिंह जी, आलोक जी, आप अपनी टीम के साथ ठीक इसी पोजीशन पे उस दिन थे? हाँ, तो ये आप हमको ये बताइए कि वो यहाँ तक सोनू आया कैसे, क्या पोजीशन बनी थी, किस तरीके से यहाँ पहुँचा? उस रात को एक पार्टी उधर पेट्रोलिंग पे में था और हमारी एक पुलिस की पार्टी उधर से आ रही थी। जब उसको सोनू ने, हमारे यहाँ एक बैरियर है उस रात में जो सुनसान रहता है, वहाँ पे उस बैरियर पे पुलिस पार्टी को फ्लैशर लाइट को देखा पुलिस की, तो उसने गाड़ी बैक करी, जिस पे संदेह होने पर हम लोगों ने तुरंत उसको पीछा किया। मैं ये समझना चाहता हूँ कि कई लोग ये कहते हैं कि ऑप्शन तो ये हो सकता है कि आप गिरफ्तार भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप एक बार उसी पोजीशन पे आइए जिस पे आप उस दिन मौजूद थे। आप यहाँ पर अगर पोजीशन लिए हुए थे तो आपको यहाँ से कितना नज़र आ रहा था? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि करीब करीब 20 फुट का यहाँ से अंतर है, 20-25 फीट का अंतर है। कितना आपको यहाँ से नज़र आ रहा था, और क्या आप आगे नहीं बढ़ सकते थे उसको गिरफ्तार करने के लिए? लगातार उसकी तरफ से राइफल से कंसेक्यूटिव फायरिंग हो रही थी, और दोनों लोग फायरिंग कर रहे थे हम लोग के ऊपर, और दोनों पार्टी के ऊपर लगातार हम लोग फायर ले रहे थे। और मेरे और एसएसपी साहब के और एडीजी साहब के यहाँ तक कि बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी लगा, जिसकी वजह से हम लोग लकीली बच गए। तो आप लोगों ने सिचुएशन को भांप लिया था और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के गाड़ी से उतरे, इसीलिए सलामत बचे हुए हैं? वो 100% होती है, क्यों हम लोग वायरलेस में सुना था वह बदमाश फायरिंग कर रहा है, इसलिए सुनने से हम लोग तुरंत तैयारी के साथ ही नीचे उतरा, उसी ने हमको बचाया। उस बुलेट प्रूफ जैकेट ने हम बचा लिया। यहाँ पर एसएसपी पर खुद उनकी जैकेट पे 2 निशान मिले। सोनू को बुलंदशहर पुलिस ने इसी नहर के किनारे ढेर किया था, लेकिन हम ये भी जानना चाहते थे कि क्या ये बदमाश वाकई इतने खतरनाक थे कि पुलिस को भी चुनौती दे दें। इस बात की तस्दीक की बदमाशों के सताए इन पीड़ितों ने। सीढ़ी लगा के चढ़ गए अंदर, ऊपर से केबाड़ लगाया है, बाहर का गेट खोल दिया। मैं उनके थोड़ा बाहर गया हूँ तो एकदम मैं उन्होंने पकड़ लिया हूँ।
2 जने फोन लेकर खड़े तैयार मुँह पे हो गए। 5-6 वो लहटू सी उनमें वो झड़ मार दी मैं खोपड़े में, मैं गिर पड़ा हूँ। अब इन बदमाशों का शिकार हुए एक और व्यक्ति से मिलिए। ये दिव्यांग है, गरीब है, लेकिन सोनू और उसके गैंग ने इसका सब कीमती सामान लूट लिया। दरवाजा खोलो। हाँ, तो फिर उसने मना किया ना, मैं दरवाज़ा नहीं खोला। तो इन्होंने किया, आपकी माँ हमारे कब्जे में, या तो खोल दे, नहीं इसे तो किवाड़ को तोड़ें। तो उसने, मेरी माँ ने कहा भैया खोल दे, शर्मा हजूरी। कहती नहीं, जब आदमी फंस जाता है तो उसमें से निकलना ज़रूरी है अपनी जान बचाने के लिए। किवाड़ को खोला तो सामने से बंदूक लगाई और पीछे तक का रूम तक अंदर तक ले गए, चारपाई तक। वहाँ ले जाने पर उसे बैठाया। बैठाने के बावजूद उसके चारों तरफ हथियार लगाए, उसके घरवाली के हथियार लगाए। कुछ लोग भले ही यूपी के एनकाउंटर कल्चर को गलत कहें, लेकिन लूट और मारपीट के भुक्तभोगी इसे जायज ही नहीं, जरूरी बताने लगे। उस टाइम बहुत डर था, खाट में जाया ही नहीं जाता था। यहाँ जितने दिन भी यहाँ पुलिस रही, लेकिन मुझे यहाँ नींद बिल्कुल नहीं आई। कहीं किसी आदमी को सता रहा है कोई, और फिर उसे पुलिस है का अपने कब्जे ले रही है, तो सही कहा जाएगा उसे। बदमाश डरे हैं तो पुलिस भी सुकून में है। बुलंदशहर के एसएसपी मुनीराज बताते हैं कि पुलिस का इकबाल बुलंद होने से इलाके में वारदात भी घटी हैं। 2016-17 का लूट और 2017-18 का लूट, इसके बीच में हम कंपैरिजन करने से वो 2016-17 में जनपद में 44 लूट थी, अब इस समय केवल 13 लूट हुआ। इसका मतलब 70% लूट हमारे जनपद में हुआ, रिड्यूस हुआ। इसी का बहुत असर पड़ रहा है। बुलंदशहर के खूंखार बदमाश की कलंक गाथा का अंत एनकाउंटर से क्यों हुआ, ये हम जान चुके थे, लेकिन अपराधियों के सबसे बड़े गढ़ में एनकाउंटर की एक नहीं 2 कहानियां हमारे कैमरे का इंतजार कर रही थी। मेरठ से करीब 70 किलोमीटर दूर बसा है शामली, जिसे 1 साल पहले तक यूपी में अपराध की राजधानी कहा जाता था, जहां मुकीम और साबिर गैंग का आतंक ऐसा था कि लोग घरों से निकलने से डरते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। शामली मेरठ जोन का सबसे खतरनाक कहा जाने वाला इलाका। यहां कुछ महीने पहले तक साबिर नाम के गैंगस्टर का आतंक छाया हुआ था। हत्या और डकैती के कई मामलों में पुलिस को साबिर की तलाश थी। साबिर पुलिस के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं था। ये गैंगस्टर कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा आपको साबिर के फोन की इस रिकॉर्डिंग से लगेगा। जान बचा ले अपनी, तेरता में समझा रहा पेश जा। मुझे जीना तो नहीं है, क्या करूं मैं जी के, मेरी मुखबरी करी मैं। चलो हमें नहीं पता कि वो तो तुझे पता होगा किसने क्या करा, कहा बाकी मैं तेरता समझा रहा, पेश हो जा। ऐसा सनकी गैंगस्टर जिसे मौत का भी डर नहीं था, जो किसी भी हालत में पुलिस के सामने हथियार डालने को तैयार नहीं था। हम खुद इलाके के एसपी अजय पाल और उनकी पूरी टीम के साथ एनकाउंटर साइट पर गए। ये 2 जनवरी की बात है, जब हमारे पास ये इनपुट आई थी कि वो अपने घर पे आया हुआ है। तो इसी में हमने टीमें बना करके घेराबंदी करी। घेराबंदी करने के बाद में जब हमारे पास स्पेसिफिक थी इन्फॉर्मेशन की उसकी वहाँ पर कमरे में, और इसके द्वारा क्या था कि अपने कमरे में जाने का रास्ता सिर्फ दिखा सकें अगर आप जी, इसमें एक पुराल टाइप के मैं यहाँ पर रखी हुई थी जो तब काफ़ी ऊंची थी, ताकि वो इसलिए ऊंची थी जब, क्योंकि बाद में चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया गया, ताकि जब अगर वो इस तरफ भागता तो उसके कूदने के लिए इंजरी ना होकर के बगल के घर में आसानी से कूद सकता था, और इसमें छुपना भी फॉर द टाइमिंग बहुत आसान था। और जैसे कि आप लकड़ी की सीढ़ी देख रहे हैं, ये लकड़ी की सीढ़ी लगाने के बाद में इस सीढ़ी को फिर फेंक दिया जाता था, उठा करके हटा दिया जाता था। इसलिए टीम और इसके अलावा कोई और सीढ़ी नहीं है, वो अपने जो नीचे बना हुआ बाथरूम है उसकी छत पे कूदा है, और उसके जो दीवार लगती है वो उसी दीवार के दिखा सकते हैं जी 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 विंडो थी और कौन सा ये जो विंडो है साइड पे
जिसमें आप देख सकते हैं कि जो कॉर्नर वाला एरिया है उसमें किसी तरह की ग्रिल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ से कूदना, निकल करके भागना बहुत आसान है। तो वहाँ से कूद करके वो अपनी बाथरूम की छत पे गया है और बाथरूम के छत के साथ ही सटी हुई दीवार है जिसके साथ कब्रिस्तान है। अच्छा, मैं ये सिचुएशन भी थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि जब पहली वार्निंग आपने दी तो सीधे फायर हुआ, जिसकी वजह से आपका एक कांस्टेबल जो बाद में शहीद भी हो गए। और जब यहाँ से बाहर कूदे तो आपके SHO क्या उनको बाय हैंड पकड़ने की कोशिश कर रहे थे या फायरिंग अक्रॉस हो रही थी? नहीं, पहले वहाँ पर आपस में फायरिंग हुई पुलिस की, और उसके बाद जब वो काफ़ी करीब पहुँचा तो उसके बाद में उसको इस तरह से कैप्चर करने की कोशिश हुई ताकि वो फायरिंग ना कर पाए। और उसी आपस में जो उनका स्कफल हुआ, फायरिंग रेंज के अंदर थे क्योंकि, तो वो उनके फायर आर्म इंजरीज हुई। उसके बाद में जो पूरी टीम ने उसको कवर किया, क्योंकि उसके साथी भी थे उस समय हर तरफ से, क्योंकि वो रात का समय था और इस तरह से लग रहा था जैसे कि हर तरफ से फायरिंग हो रही है। सोच कर देखिए कैसे खौफनाक हालात में पुलिस ने साबिर का एनकाउंटर किया होगा। यहाँ से जब कूदा था तो क्या तब भी फायरिंग हो रही थी? जी वही, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं खिड़की का एक हिस्सा ऐसा है जिसमें कि वहाँ से निकलने का बहुत आसान ज़रिया बना है, और ये बाथरूम की छत है, वहाँ से बाथरूम की छत पे कूदा है। और उसका, क्योंकि उसके मन में या उसके चाहे उसके जो पिछले उसके साथ में पुलिस की मुठभेड़ें हुई हैं उसको ले लीजिए, तो उसको ये अंदाज़ा था शायद कि पुलिस टीम ने उसको घेरा होगा, क्योंकि हमने ये अनाउंसमेंट भी की थी हर तरफ घिरे हुए हो, तो वो उसी हिसाब से वो धड़ाधड़ फायरिंग कर रहा था और फायरिंग करते वक्त ही वो बाथरूम की छत पे कूदा है। बाथरूम की छत के बाद वो नीचे कूदा है, यहाँ पे हमारी टीम के लोग तैनात थे। और उसके आप कह रहे हैं कि कूदते हुए भी फायरिंग कर रहा था वो? जी, लगातार उसके दोनों हाथों में वेपन्स थे और रात का समय था और काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में फायरिंग उनकी हुई है उनकी तरफ से। उसके बाद जैसे वो नीचे कूदा है तो हमारी टीम लगी थी SHO के राना जो वहाँ पर मौजूद थे उस समय, तो उनके द्वारा उसको कैप्चर करने का प्रयास किया गया। वहाँ पर फायरिंग भी होती है। पे कैप्चर किया? जी, इसी जगह पे जैसे वो नीचे कूदा है तुरंत ही उसको घेरने का प्रयास किया गया। उसके बाद स्कफल भी हुई जहाँ पे उनके ऊपर उसने फायरिंग करी, उसमें 3 फायर आर्म इंजरीज उनके ऊपर आई। उसी जब आपस में स्कफल हो रहा था और फायरिंग का एक्सचेंज लगातार हो रहा था और कई टीम के मेंबर्स थे जिनकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे गोलियां लगी हैं। और उसके बाद इस स्पॉट के ऊपर जाकर के जो घेराबंदी हुई और उसके गोलियां लगी और फिर वो अल्टीमेटली यहाँ पर गिरा है और फाइनली फिर ही इज कम टू द इंजरीज। फायरिंग की परवाह करते हुए इन्होंने उसको दबोचा यहाँ पर, और जब ये उसको दबोचने की कोशिश कर रहे थे उस कोशिश के दौरान इनको 3 गोलियां लगी हैं। उसके बावजूद भी लेकिन उसको भागने नहीं दिया और यहाँ पर पुलिस की टीम ने जो फायर का एक्सचेंज हुआ उसमें उसको गोलियां लगी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। साबिर का खौफ कैसा था ये बात फुरकान का परिवार बताने के लिए काफी है। फुरकान हरियाणा से आकर शामली में बसे थे, लेकिन साबिर ने उनके परिवार में 2 भाइयों को मार गिराया। अरे उनकी लड़ाई हो गई थी जी, इसका इनका भांजा लगाया जी साबिर जी, वो बदमाश है जी, इन्हें करवा दिया काम जी उसमें। स्कूल में खेल रहा था वॉलीबॉल, खेलता हो यार ये भी थे इनके परिवार में थे जी, वहाँ इन्हें फोन कर दिया खेल है कुछ नहीं ले रहा, 8-10 आदमी ने घेर कर गोली बजा दी जी वहाँ। अखिलेश राज में फुरकान के परिवार ने अपनी जान बचाने और न्याय के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। 2 नाम उस सरकार में निकले जी, पैसे लिए पुलिस ने उस सरकार में तो जी 2 नाम निकाल ले जी, जोन से हमने मैं नहीं कर रखे थे जी, जोन के जिसके नाम फाइल ही बना रखी थी उन्हीं के नाम उड़ा दिए पैसे लेके। फुरकान का परिवार साबिर के मारे जाने के बाद से सुकून से जी रहा है। तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है, अपनी जान की खैर चाहते हो तो बाहर आ जाओ। उन्हें लगता है कि पुलिस की गोलियों और योगी राज ने उन्हें न्याय दिला दिया है। मेरे हक में घना बढ़िया हो रहा जी, हमने सुकून है जी, हम बाजार भी जावे, बच्चे भी स्कूल में जावे सब। यू साबिर महाराज जी इसका इनकाउंटर होया, यू सब तो बढ़िया करा जी, बहुत बढ़िया करा। SP मेरे लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा जी। ये परिवार ही नहीं, इलाके की तमाम जनता अब सुकून में है, क्योंकि अब अपराधियों का नहीं, अपराधियों में यूपी पुलिस का खौफ है। तभी तो इलाके में अपराध के आंकड़े धड़ाधड़ गिर रहे हैं। कितने रिवॉर्डेड क्रिमिनल हैं और उसमें क्या उस लिस्ट पर काम आप लोग करते हैं और वो कितनी कम हो गई है लिस्ट? जी, इसमें हमारे पास जो रिवॉर्डेड क्रिमिनल्स हैं या जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं पूरी लिस्ट को उसको लगातार परस्यू किया जाता है
थानावार और क्राइम ब्रांच के द्वारा उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। जो पुराने हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं उनके ऊपर वॉच रखी जाती है। अरेस्टिंग्स के लिए लगातार काम हमारी टीमें करती रहती हैं। जैसे मैंने बताया कि 80+ रिवॉल्ड क्रिमिनल्स थे जो अरेस्ट किए गए हैं, और इसका जो खौफ कहें या उसका असर कहें वो डेफिनेटली है। अगर हम जनवरी और फरवरी के इस साल के आंकड़ों की बात करें तो जनवरी और फरवरी में हमारे जनपद शामली में इन 2 महीनों में ना तो कोई डकैती की घटना हुई है, ना ही कोई लूट की घटना हुई है। मर्डर की अगर बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में लेस देन 50% जो इस बार मर्डर्स हुए हैं। तो क्राइम का जो रिडक्शन अगर हम इन 3 हेड्स जो मेन हेड्स हैं, प्रॉपर्टी क्राइम एज वेल एज जो मर्डर्स हैं, बॉडी क्राइम। सिर्फ मेरठ जोन के आंकड़ों को देखा जाए तो योगी सरकार बनने के बाद 500 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। अपराधी हाथ जोड़े अपराध न करने की कस्में खा रहे हैं या फिर पुलिस की गोली। मेरठ जोन के एडीजी प्रशांत कुमार बताते हैं कि हालात सुधरने के पीछे पुलिस की मेहनत है। जब अधिकारियों को स्टेबिलिटी मिलती है तो उनको एक टीम बनाने का मौका मिलता है, और जब टीम बन जाती है ज़िले में तो वो टीम क्लिक करती है और उसके रिजल्ट्स आते हैं। क्या ये माना जाए कि यूपी पुलिस अब चेज कर रही है अपराधियों को, कि एक मैसेज देने की कोशिश है कि छोड़ा नहीं जाएगा, अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को कहीं चला जाए, कुछ भी करे? जी, ये तो स्पष्ट निर्देश हैं, चूँकि हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और उसमें जो हायर्ड असैसिन्स हैं जो किराए पे हत्याएं करते हैं या फिरौती करते हैं और या साइलेंट एक्सटॉर्शन करते हैं या लिस्टेड डकैत्स हैं, और इस तरह के लोगों की जो पेशेवर अपराधियों की सूची बनाई जा रही है और उसके बाद से ही वो टारगेट के हिसाब से उनकी गिरफ्तारी होती है, और अगर वो वांटेड हैं तो उस पर इनाम घोषित किया जाता है। वो एक मोटिवेशन होता है। ये उसी उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल है जिस पर कभी गुंडा राज में अपराधियों की सेवा में लगे रहने के आरोप लगते थे। निजाम बदला है तो पुलिस का मिजाज भी बदला है। पुलिस अधिकारियों के हौसले इसलिए भी बुलंद हैं क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी एनकाउंटर के सवाल पर पुलिस के साथ खड़े हैं। जिन लोगों की बंदूक की नोक पर विश्वास है उन्हें बंदूक की भाषा में जवाब भी दिया जाना चाहिए। सरकार योगी की है, इशारा योगी का है और तस्वीर ताजा है। जल्दी जा। यूपी कह रहा है योगी राज में दम है, क्योंकि अपराध यहां कम है।